अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फीडबैक एंड कमेंट्स। आपकी बहुत सारी ट्वीट्स, कमेंट्स, ईमेल्स, इनबॉक्स मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर टॉपिक्स, द सब्जेक्ट्स वी ब्रिंग अप। और हमेशा मुझे उम्मीद रहती है कि आप ज़रूर ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हमें सजेस्ट करेंगे जिसके बारे में आप बातचीत सुनना चाहते हैं या जिन इशूज़ को आप और मज़ीद समझना चाहते हैं। ज़रा बात करते हैं कल के हमारे सब्जेक्ट्स के हवाले से। जब हमने कहा कि ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, तो उसमें एक बहुत अहम चीज़ हमने जो उजागर की या जिसको स्ट्रेस किया वो ये कि ज़िंदगी में चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन साथ साथ जिन लोगों को लेके आप साथ चलते हैं, जो आपकी सोहबत होती है, जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, उनका भी आप पे बहुत असर होता है। कहा यह जाता है कि अगर आपकी टोटल पर्सनालिटी को देखा जाए तो 5 ऐसे लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके कॉलीग्स हों, आपके बॉस हों, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके वालिदैन हो, आपकी पर्सनालिटी भी उन्हीं के जैसे लगने लगती है। तभी एक ज़माने में लोग जोक किया करते थे कि हस्बैंड एंड वाइफ की शादी को अगर 10-12 साल हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी मिलने जुलने लगती हैं, उनकी शक्लें भी। तो आपकी आदतें भी दूसरों की तरह ढल जाती हैं, चाहे आप कितना भी कहें कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आपको सोचने का अंदाज़, दुनिया को देखने का अंदाज़, चीज़ों को समझने का अंदाज़ उन्हीं के जैसे होना लगता है। तभी बार बार बात की जाती है टॉक्सिक लोगों के हवाले से, यानी ऐसे जहरीले, जहर आलूद लोग जो आपकी ज़िंदगी में भी जहर भर देते हैं। कल जब हम मैरी कोंडो की बात कर रहे थे तो एक इशू ये भी लोगों ने कहा कि जहाँ आप चीज़ों को डीक्लटर करते हैं, यानी जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देती, जो कपड़े आप पहनते नहीं हैं, जो चेयर्स टूटी हुई हैं, जो खामखा आपने काट कबाड़ जमा किया हुआ है, उनको गेट रिड ऑफ देम टू हैव अ लाइटर लाइफ। तो एक सवाल मैंने आपसे किया था कि मैरी कोंडो का यही ख्याल है रिश्तों, दोस्तियों और करीबी अहबाब के बारे में भी। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व करती है, और अगर आप कहें कि 5 साल पहले मैं एक बहुत मुख्तलिफ इंसान था, शायद मेरी चीज़ों के बारे में शऊर थोड़ा कम था, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया थोड़ा बचकाना था, आज मैं अपने आप को बहुत वाइजर और मैच्योर फील करता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ अब आपकी तालमेल बनना बंद हो गई है। यानी वो दोस्त जिनके साथ आप बहुत वक्त गुजारते थे और आपको लगता था कि हमारे पास ढेरों बातें करने के लिए, अब जब आप उनके साथ बैठते हैं तो खामोशी बीच में आने लगती है। आपको लगता है कि देयर इज़ नॉट मच दैट वी टॉक अबाउट। इसकी वजह कभी कभार उनका एटीट्यूड भी होता है, यानी आप उनको कोई खुशी की खबर सुना रहे हों लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपना कोई रोना शुरू कर देंगे। टॉक्सिक लोग अपने ऊपर से फोकस जाने नहीं देते और बल्कि आपको उस ड्रामा के अंदर सक इन कर देते हैं। वो अपने आप को मजलूम कभी शो करते हैं, कभी आपके ख्यालात पे हावी हो जाते हैं। जिस तरह नौकरियों के बारे में भी कहा जाता है कि लोग बुरी नौकरी नहीं छोड़ते, बुरा ऑफिस नहीं छोड़ते, ज़्यादा तनख्वाह के लिए कहीं और नहीं जाते, बल्कि लोग बुरे बॉसेस को छोड़ के जाते हैं। ये एक बहुत अहम बात है। और जो आपकी वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए अगर किसी शख्स का साथ अच्छा ना हो, बेशक वो कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ बेटर कि आप वो कॉर्ड्स कट कर दें। इस पर ज़रा सोचिएगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। मेरा ट्विटर आपके सामने है @सिद्रा इकबाल, मुझे ट्वीट भी कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में और आप हमें बताइएगा कि आपके लिए कितना मुश्किल है। बिकॉज देखें, जो एक करीबी दोस्त होता है उसके साथ कंफर्ट लेवल भी होता है। आपको पता है कि ये शख्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसकी ज़िंदगी में बहुत ड्रामा है, मुझे इसके साथ रह के उलझन फील होती है, मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहने पे मजबूर हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, ख़बरें बहुत सारी हैं और एक रोड तरीका होता है, खैर उस पर मैं मज़ीद बात करूँगी बाद में। आज के अखबारात मेरे सामने हैं, कल से आप ख़बरें भी देख रहे हैं, जो टॉप हेडलाइंस है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। एक तो जो अच्छी ख़बर है कि खतीजा सिद्दीकी, जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, दिस स्टूडेंट वाज स्टैब्ड बाय हर फेलो स्टूडेंट 23 टाइम्स। तो लोगों ने कहा कि इंसाफ की, अदलिया की बहुत बड़ी हार है कि ये मुजरिम जिसने दिन दहाड़े ये जुर्म किया वो ही इज़ वॉक्ड फ्री। तो उनको
उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया है एंड पीपल आर रियली हैप्पी कि ये केस अब किसी मस्बत यानी किसी फाइनल मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। दूसरा ये जी कि वज़ीर आज़म ने बज़ाते खुद बात की है साहिवाल इंसिडेंट के हवाले से। उन्होंने कहा कि इंसानी अलमिया है और यकीनन अगर अपोजिशन कहे तो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमेशा जब जुडिशल कमीशन बनता था तो बात यह होती थी कि इस तरह इदारों की लॉन्ग टर्म इस्लाह कभी नहीं हो पाएगी। यानी अगर मामला एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का है तो ये इस बात का इदराक, इस बात की अकाउंटेबिलिटी, इसका चेक एंड बैलेंस उस इदारे में अपने आप में होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेल्फ करेक्टिंग, सेल्फ गाइडिंग उसके अंदर प्रिंसिपल्स मौजूद होने चाहिए। अब आज जुडिशल कमीशन की बात हो रही है तो उसको भी वज़ीर आज़म ने वेलकम किया है। अब जी बात कर लेते हैं जिसका सबको इंतज़ार था, मिनी बजट के हवाले से। कल फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने मिनी बजट का ऐलान किया और हम देख सकते थे कि पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर एक मछली बाजार जैसा मंजर था। अपोजिशन पहले तो पूरा दिन हम समझते रहे कि इस बात पर क़यास सराई होती रही कि मिनी बजट में क्या आने वाला है। सख्त फैसलों का हवाला दिया जाता रहा। मैं पूरा दिन कवरेज देखी, लोग कह रहे थे कि जी आटे दाल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, मोबाइल पे भी कीमतें आएंगी, यानी इन्हें आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। लेकिन इस वक्त अगर हम मिनी बजट की तरफ देखते हैं मुझे तो ये काफ़ी हद तक एक रिलीफ पैकेज की तरह दिखा। और जिस तरह के असद उमर साहब ने कहा कि ये कोई नया बजट नहीं है बल्कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, ख़ासकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कुछ सीधा सीधा नकात के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन टू फॉल बाय 6.8 बिलियन, रेवेन्यू टारगेट अनचेंज रहेगा। इसके साथ साथ लार्ज इंसेंटिव्स दिए गए हैं SMEs को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। शादी हॉलों का जिक्र किया जा रहा था, उनके ऊपर जो टैक्स लागू किया जाता है वो 20% से कम करके 5% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पे जैसे आप बहुत हार्ड तरीके से आ रहे थे, जिसको बार बार लोग कहते थे कि जी ये IMF के कहने पे हो रहा है, उसमें भी हमने देखा कि नॉन फाइलर जो टैक्स का है उसको भी थोड़ी बहुत मराद दी गई है कि ठीक है आप ये थोड़ा सा टाइम बाय कीजिए, फाइलिंग नेट के अंदर आइए। लेकिन अगर आप 1300 सीसी कार, पहले तो था कि कोई भी खरीदो फरोख्त नॉन फाइलर नहीं कर सकता था, उसमें उसको रिलीफ मिली है। हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से शामिल है फरहान बुखारी साहब। सेगमेंट है जी एक्शन का रिएक्शन, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं ऑन द मिनी बजट और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रोज एंड कॉन्स क्या नजर आए। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। मैं ज़रा की जो मुझे की पॉइंटर्स लगे उसका मैंने जिक्र किया। आप बताइए कि आपका क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स दिस मिनी बजट अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यस्टरडे। जी बहुत शुक्रिया। एक ऐसे वक्त पे जबकि पाकिस्तानी मईशत कई मुश्किलात से दो चार है, एक ऐसे वक्त पे जबकि मईशत के हवाले से मुल्क को और कौम को कुछ कड़वी खुराक खिलाने की ज़रूरत है, मुश्किल फैसलों का वक्त है। मेरे ख्याल में इस मिनी बजट में जो एक तासुर आ रहा है वो ये कि मीठी गोलियां पेश की गई हैं। ये क्या मीठी गोलियों का वक्त है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, आपने अपने इंट्रो में अभी जिन इंसेंटिव्स का जिक्र किया, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बिजनेसेस के हवाले से हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन असल इस वक्त जो बहरानी कैफियत है, और ये कोई नई नहीं है, ये इस हुकूमत ने इनहेरिट की थी, लेकिन बहरहाल उन्हें अब इसका हल तलाश करना है। वो हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी बजट के खसारे का मामला है। लेकिन फरहान साहब हल ही तो तलाश कर रहे हैं। एक तरफ देखें, जब बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ वो आते हैं नॉन फाइलर के ऊपर, टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम फिर प्ली लेके पहुंच जाते हैं कि जी आम आदमी का इसमें क्या कसूर है, आपने जो भी करना है, लेकिन हमने आपको वोट दिया था तब्दीली के लिए, नए पाकिस्तान के लिए। इस नए पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल क्यों है? जब अब एक रिलीफ पैकेज आया है, हम फिर कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो मीठी गोली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने पेसिमिस्टिक क्यों हैं कि इसके असरात नहीं नजर आएंगे? पहले तो ये बताइए। इसलिए क्योंकि अरसा दराज से ये रीत पाकिस्तान में कायम हो चुकी है कि सख्ती होती है, थोड़ी सी सख्ती होती है, फिर उसके बाद नरमी पे उतर आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब सख्ती नहीं काम कर रही थी। आखिर वो कब वक्त आएगा कि कोई हुकूमत पाकिस्तान में ये तस्लीम करेगी कि टैक्स की चोरी या मुल्की ज़राए की चोरी ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसके ऊपर हुकूमत कोई कंसेशन नहीं देगी। अब यहाँ पे एक ये भी इतला है कि ये जो 1300 सीसी कार्स का जो मामला हुआ है, नॉन फाइलर्स को फिर छूट दे दी गई है। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से
जो पाकिस्तान में 1300 सीसी तक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं उनसे प्रेशर था कि जनाब हमारी सेल्स कम हो रही हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे फरहान साहब, बहुत गुफ्तगू वसी हो जाएगी, वक्त मेरे पास कम, एक छोटी सी बात कर लेती हूँ जी। हेल्थ एडवोकेट्स इस वक्त बड़े परेशान हैं कि सिन टैक्स नहीं लगाया गया, मिसाल के तौर पे तंबाकू नोशी पे या तंबाकू की अशिया पे, सिगरेट्स वगैरह पे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लीगली, अगर मैं इस वक्त हेल्थ के इशू को साइड पे रखते हुए मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करी कि सिगरेट नोशी से कैंसर और दूसरे मुज़र असरात होते हैं, लेकिन अब राइट नाउ लेट्स लुक इनटू द बिजनेस ऑफ इट। अगर ये सिन टैक्स लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मामला ये होता है कि द लोकली लीगली, जो लीगल चैनल से आने वाली यहाँ पे सिगरेट्स हैं वो मजीद महंगी हो जाती हैं। इससे ना तंबाकू नोशी में कमी आती है, ना कोई और चीज़ होती है, हुकूमत की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कमी आती है, बिजनेसेस को फर्क पड़ता है। लेकिन इन लीगल चैनल से जो कि किसी रवाबित का ख्याल नहीं रखते, वो एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, उनकी वजह से तंबाकू नोशी की खपत उतनी ही होती है। तो अब आप ये बताइए कि हुकूमत ने सिन टैक्स ना लगा के सही किया या गलत किया? बिल्कुल गलत किया, क्योंकि अगर ये स्मगलिंग और जाहिर है स्मगलिंग के रूट से ही सिगरेट्स आ रहे हैं तो फिर ये हुकूमत वक्त की कमजोरी है। ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमने टैक्स बढ़ा दिया तो उससे स्मगलिंग बढ़ गई। भाई क्यों बढ़ गई? अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में जहां पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पे ब्लू एरिया में शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, दुनिया जहान की स्मगल्ड चीजें यहाँ पे मिलती हैं। फासला यहाँ से कोई 10 मिनट से कम है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक का। सही है, तो आज से तो नहीं मिल रही ना। यानी पिछले दौर की जो दो हुकूमतों ने, जमहूरी हुकूमतों ने अपना टर्म खत्म किया है, हमने ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की? हमें तो बड़ा बुरा लगता है अगर हमने बिल्कुल की है। ये हमें नहीं, ये पहली दफा नहीं हो रही, ये बातें बिल्कुल साल से हुई हैं। और असल मसला ये है कि अगर ये हुकूमत वाकई तब्दीली की हुकूमत है तो फिर तब्दीली क्यों नहीं आ रही? ये एक स्टेटस को ओरिएंटेशन है, एक पैटर्न वो है जो कि रिपीट हो रहा है, जो कि माजी में भी हमने देखा है। इस पे जिद्दत क्या है, इसमें नई चीज क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है इस हुकूमत के लिए। और खास तौर पे हर दफा जो हमारे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बदल जाते हैं। अब हमारे सामने सिचुएशन इस वक्त ये है कि आपका डॉलर एंड रुपी रेशो क्या है। हर दफा माजी की हुकूमतों ने जब रुपए की कदर गिराई तो ये कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जबकि हम दोनों जमहूरी हुकूमतों के टर्म में देखते आए हैं कि एक्सपोर्ट्स में बतदरीज कमी हुई है, इंपोर्ट्स बढ़ती चली गई हैं। और उस वक्त हमने ये सवाल उनसे नहीं किया, लेकिन अब अगर इनको करेक्टिव मेजर्स करने पड़ रहे हैं। हमने बिल्कुल किया। मैंने इस चैनल पे बैठ के सवाल किया, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी किया, जरदारी की हुकूमत में भी ये सब सवालात उठे, क्योंकि मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन से या उसकी चेंज से, डिवैल्यूएशन से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो फिर आप नहीं समझते कि ये जो इस वक्त फरहान साहब, इस वक्त फिर ये जो इंडस्ट्रियल रिलीफ या उनको इंसेंटिवाइज करने का पैकेज असद उमर साहब ने कल अनाउंस किया है, हम उस पर तनकीद करने के बजाय हम उसको बढ़ावा ना दें कि एटलीस्ट कुछ रिलीफ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला है। जहां हम रुपए की कदर सिर्फ ये कह के गिराते थे कि आलमी मंडी में हमारी चीज सस्ती हो जाएगी, ज्यादा बिकेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो फॉर्मूला तो इतने सालों से काम नहीं किया। अब अगर उनको सनतों को अपडेट करना है तो आप नहीं समझते कि ये रिलीफ पैकेज पर काम करेगा? पाकिस्तान की 72 साल तारीख में माजी में भी ऐसा हुआ। ये कोई वो री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात नहीं है कि कोई इतनी चीज इनकलाबी लेके आए हैं कि इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। ये मुख्तलिफ हुकूमतों ने किया है, आप जाके रिकॉर्ड देख लें, मुख्तलिफ हुकूमतों ने माजी में भी किया। अगर आप बाकी तब्दीली, सर सोल्यूशन तो इसी में से निकले, अगर आप बाकी तब्दीली लेके आना चाहते हैं, हाँ जी, अगर आप बाकी तब्दीली लेके आना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि आपके पास उस किस्म का बैगेज नहीं है जो कि माजी की हुकूमतों में था, जो कि उन्हें जकड़ लेता था, रोक लेता था मुश्किल फैसलों से, तो फिर मुश्किल फैसले आप करते क्यों नहीं हैं? अगर आप मुख्तलिफ हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं और अपने आप को आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो मईशत की हमारी सिचुएशन है, क्या ये सूटेबल सोल्यूशन ज्यादा होगा कि हुकूमत एक डंडा बरदार इदारा बन जाए और हर चीज में सख्ती करना शुरू कर दे? क्या उससे हमारा हल निकल सकेगा? बिकॉज वी आर अ कंट्री, हम 20 करोड़ की आबादी का बड़ा मुल्क है। जो आप फरमा रही हैं यही लॉजिक कल यहाँ पे पीटीआई के मुख्तलिफ अफराद ने पेश की कि जनाब हालात बड़े मुख्तलिफ हैं और मुश्किल हैं और इसलिए हम मुश्किल फैसले अगर करते हैं तो फिर बड़ा रिएक्शन होता। भाई रिएक्शन होता तो फिर आप हुकूमत किस काम की हैं? इस्लामाबाद में चंद महीने पहले 300 आदमियों ने, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के 300 आदमियों ने आके यहाँ पे मुजाहरा किया। 2-3 दिन तक यहाँ मुजाहरा चलता रहा। हुकूमत ने अश्योरेंसेस दी कि जी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की ना तो
बड़ी बड़ी इस्लाहात की जाएंगी जिनकी बहुत जरूरत है, ना उसे प्राइवेटाइज किया जाएगा। एक हुकूमत अगर यूएससी के मामले में घुटने टेक रही है तो वो पीआईए और बड़े बड़े इदारों की क्या इस्लाह करेगी? ये फिर आप ये भी कहेंगे कि पिछली हुकूमत ने भी पीआईए के मामले पे घुटने टेके, क्योंकि उसमें भी आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पीएमएल-एन हो, उन्होंने कभी इस बात का तहिया नहीं किया, इस बात के लिए कभी कमर नहीं बांधी कि जी ठीक है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, बल्कि उन पे भी इसी मामले पे तनकीद हुई। चलिए इस गुफ्तगू को मजीद हम रिकॉर्ड आप देख लें, शुरू में उन्होंने भी बातें ऐसी की, ये भी वही बातें कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि फिर आप मुख्तलिफ कैसे हैं, आप टारगेटेड कर लेते हैं। आप क्या चीज देखते हैं इस बजट में जो आपको लगता है, आपने इस पे तनकीद तो की, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में असद उमर साहब को कौन सा एक ऐसा टफ फैसला है जो जरूर अनाउंस करना चाहिए था और कहना चाहिए था? नॉन फाइलर्स को कोई कंसेशन नहीं देनी चाहिए एक ऐसे मुल्क में जहां पे टैक्स देने वाले अफराद की तादाद मजमूई पॉपुलेशन की 1% से भी कम है, और ये पैटर्न साल साल से चला आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जरा थोड़ी सी कमर बांध के, और जो लोग टैक्स इवेजन करते हैं इस मुल्क में, टैक्स नहीं देते, टैक्स की बड़े पैमाने पे चोरी होती है, वो उनके पीछे जाए और वाकई मुश्किल फैसले करे। और उस फैसले की इब्तिदा मेरे ख्याल में सिंबॉलिकली इस मंजिल से होनी चाहिए थी कल के। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब हमारे साथ मौजूद होने का। सवाल ये पैदा होता है कि 1300 सीसी कार बड़ा टैक्स चोर नहीं खरीद रहा, यानी हो सकता है उनमें से कुछ लोग खरीद रहे हो, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था वंस अगेन सैलरीड क्लास को, या फिर मिनिमल से थोड़ा सा ऊपर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, जिन्होंने बहुत अरसे से टैक्स फाइल नहीं किया। ये आपकी बात सही है, डी इंसेंटिवाइज करने का, डिसइंसेंटिव्स का जो एक तरीकेकार था, उसमें हमने कहा कि जी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं हो पाएगी, बड़े मालियत को आप बैंक से इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ये तमाम वो चीज आपके कंज्यूमर बेस को भी, आपकी परचेजिंग पावर को भी, आपकी पूरे के पूरे मईशत के पहिए को भी इफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिलीफ नहीं है, अभी भी गाड़ी लेना बहुत लोगों के लिए इस्तिताअत की बाइस नहीं है, ये एक बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट को इफेक्ट करेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम टैक्स चोरी की बात करें तो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ टैक्स के चोर हैं उन पे पहले हाथ डालना चाहिए। वो हमेशा हम बातें सुनते हैं, फरहान साहब भूल गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस किया था कि जी 700 लोगों की लिस्ट बनाई है उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस के ऊपर। वो आज 10 साल गुजर गए, हमें वो 700 लोगों की लिस्ट नहीं मिली है कि वो कौन से लोग थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट हार्ड ऑन आना चाहती थी। बहरहाल मुझे पर्सनली लगता है कि ये मिनी बजट काफ़ी इंसेंटिवाइज करेगा मईशत को। एक इल्ज़ाम जो मौजूदा हुकूमत पर लगाया जाता है कि वो मांग तांग कर डोनेशन से, चंदे से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखें जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बाद में इंसेंटिवाइज होगा। पहले जो आपका लोकल ताजिर है, लोकल सनतकार है, उसको आपको मराद देनी पड़ेगी कि वो मजीद सनतें लगाए। तो उस हवाले से अगर ये एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इसको थोड़ा वक्त दीजिए, इसमें मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन होंगे। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन जब हम बात करते हैं कुछ ख़ास स्पोर्ट्स की तो हमारे जहनों में हमारे लेजेंड्स आते हैं। ख़ास तौर पे जब बात करते हैं स्क्वॉश की तो जहन में आता है जी जान शेर खान का नाम, जहांगीर खान का नाम, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट में हमारी धाक बिठा दी। आज एक दफ़ा फिर ये सीरीज़ फ़तेह का, कामरानी का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा एशियन जूनियर चैम्पियनशिप जीती है, और इसके अलावा भी इट्स बिन अ वंडरफुल विनिंग स्ट्रीक। इसके हवाले से जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आज हमारे साथ होंगे मिलो पाकिस्तान में। लेकिन सबसे पहले इस चैम्पियनशिप के हवाले से हमारा एक खुसूसी हमारी रिपोर्ट, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। एशियन जूनियर स्क्वॉश में कौमी खिलाड़ियों ने धूम मचा दी। थाईलैंड में होने वाले टाइटल मुकाबले में दिफाई चैंपियन भारत 2-0 से चारों शाने चित हो गया।
फरहान हाशमी और अब्बास ज़ेब ने अपने मैचेस में भारतीय खिलाड़ियों को ज़ेर किया। फतह के बाद खिलाड़ी सजदा रेज हुए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। जी जनाब, दिफाई चैंपियंस भारत को भी शिकस्त दी और ये मेरे ख्याल में बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि हम हमेशा से आर्च राइवल्स रहे हैं, ये अपने आप में एक हाई पॉइंट होता है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं कोच आसिफ से, जो कि तमाम ही सीनियर प्लेयर्स के कोच रहे हैं, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से मुंसलिक हैं और ख़ुसूसन यहाँ पे हवाला देना चाहेंगे सरीना होटल्स का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के थ्रू इनको सपोर्ट करते रहे हैं। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं फरहान हाशमी, आप जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के विनर हैं, आपने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का, बहुत बहुत मुबारकबाद इस फतेह के लिए। ये जो सिलसिला, ये विनिंग स्ट्रीक शुरू हुई है, कोच आसिफ सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें आप क्या कहेंगे, इस कामयाबी का जो सहरा है वो किसके सर बनता है? ये प्लेयर्स की अपनी काविश है, स्क्वॉश फेडरेशन दोबारा से मुतहरिक हुई है, या किसको आप देखते हैं इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज टीवी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी, और इनकी वसादत से ही मैं ये बताता चलूँगा कि ये सेरा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन पे और सरीना होटल पे जाता है, जिनकी काविश से हमने 3 इवेंट्स खेले, यूएस में, ब्रिटिश में, स्कॉटिश में और थाईलैंड में। तो मैं बताता चलूँ कि यूएस में हमने 2nd पोजीशन हासिल की, और ब्रिटिश में हमने 4th पोजीशन हासिल की, और स्कॉटिश में हम नंबर 1 आए, और थाईलैंड में हमने गोल्ड मेडलिस्ट बने। मुझे ये बताइएगा आसिफ साहब के बीच में एक गैप आया था, एक खला आया था, और अब हम देखते हैं कि नया द फ्रेश ब्लड इज़ इन, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने ख़ुद बताया कि हम जीत भी रहे हैं बहुत सारी चैम्पियनशिप्स। इसमें आप किस हद तक मुतमईन हैं इस नए टैलेंट पे, नए टैलेंट से, और इनको कहाँ कहाँ ग्रूमिंग की और मज़ीद ट्रेनिंग की अभी ज़रूरत है? जी माशाल्लाह, हम हमारी एकेडमी में जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वही आते हैं पाकिस्तान से, और नेशनल एकेडमीज में रहते हैं। उनकी जो जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं वो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ही करती है। सही। और इनके जितने भी एक्सपेंस हैं, रैकेट, शूज़, बॉल्स, ये सब जो उनसे ना ये पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ही करती है। सही। और जो बार्स की टूर्स वगैरह हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन हमें करवाती है, जिसकी बदौलत ये नतीजा आ रहा है। जी जी। अच्छा, अब आपके साथ फरहान मौजूद है, उनसे भी पूछना चाहूँगी। फरहान, एक तो हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो गोल्ड मेडल जीते, लेकिन जब आपने बाकायदा गोल्ड मेडल जीत लिया, और जिस तरह कहते हैं रिवायती हरीफ भी है और दिफाई चैंपियन भी था भारत, उसको शिकस्त दी, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जी ऐसे ही है, बिल्कुल। हम लोग थाईलैंड में गए थे, तो हम लोग वहाँ पे 3-4 दिन पहले चले गए थे, तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स की, कोर्ट्स देखे, और वहाँ पे मुख्तलिफ टीम्स आई, उनको खेलते हुए देखा। 15 टीम्स आई हुई थी वहाँ पे कोई, तो काफ़ी अच्छा खेलने वाले थे। ये कि हम लोग 2 बार इंडिया से जीत गए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये, हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते थे एक बार इंडिया से, और फाइनल जीते हम लोग एक बार इंडिया से। और हमारे टीम के मेंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट फिर भी हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हराया, और हमारे कोचेस ने बहुत सपोर्ट की, एंड एयर फोर्स ने और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट की, सरीना होटल्स ने। फरहान, एक दफ़ा फिर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आम तौर पे लोग कहते हैं ना कि भाई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, यानी एक नई जगह होती है, फिर सामने आपका जो हरीफ है, जो आपका राइवल है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होता है, और अक्सर मूवीज़ में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोच उस वक्त आपको कोई पेप टॉक दे रहा होता है। तो आपके सामने जब ऐसी हाई प्रेशर सिचुएशंस आई और आप टेंस हुए, तो अपने आप को कैसे आपने मैनेज किया? किस चीज़ ने आपको हेल्प किया? जी ऐसे ही है, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हमें थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्योंकि वो ऑपोजिट था हमारे से बिल्कुल, तो हमें काफ़ी प्रेशर होता है, बट प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। पहला मैच मेरा था, और ये था कि हम लोगों का फाइनल था इंडिया के साथ, तो काफ़ी प्रेशर था। पहली गेम में हार भी गया था, बट मेरे कोचेस ने मुझे बहुत समझाया, काफ़ी पीछे मेरे मैनेजर गए हुए थे साथ, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट की
तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मतलब कि उसको हैंडल करना पड़ता है जी। और आपने यहाँ पे अपने मैनेजर का जिक्र किया, हुसैन उडवानी साहब का कहना चाहेंगे, ही इज़ द मैनेजर ऑफ द स्क्वॉश टीम, जो ये पूरा इसकी विनिंग स्ट्रीक रही है। लेकिन बड़ा मेरे ख्याल में इसका जो क्रेडिट जाता है वो डेफिनेटली स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे बिलीव करने वाले लोगों पे जाता है, तमाम लोग जो एक विनिंग टीम बनकर सामने आए। आसिफ साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आम तौर पर यंगस्टर्स किसी भी गेम में आने से कतराते हैं, वो समझते हैं कि जी महंगा होगा, उसको कैसे अफोर्ड करेंगे। तो जो यंगस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो रॉ टैलेंट है हमारा, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनको मैसेज यही है कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रही है, हर एसोसिएशन काम कर रही है। इस्लामाबाद में भी एकेडमीज़ बनी हुई है, रावलपिंडी में भी एकेडमीज़ हैं, लाहौर में भी एकेडमीज़ बनी हुई हैं और पेशावर सिंध में भी एकेडमीज़ बनी हुई हैं। और कोई एक्सपेंसिव नहीं है। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने फ्री एंट्रीज रखी हुई है, फ्री कोचिंग्स रखी हुई है। आप ज़रूर जाके अपने अपने इलाके में जाके अपने क्लब से रब्ता करें और इंशाल्लाह ये एक रॉयल गेम है आई नो, लेकिन पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इतनी सपोर्ट्स करती है कि आपको कोर्ट भी फ्री अलाउ करती है और कोचिंग भी फ्री में अलाउ करती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब एंड फरहान फॉर बीइंग हियर विद अस। मिलो पाकिस्तान में आपसे हमने मुलाकात कराई हमारी एशियन स्क्वॉश चैम्पियनशिप के विनर्स से, और ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा लगता है कि ना सिर्फ ये यंग टैलेंट सामने आ रहा है बल्कि इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो जो एक, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि जेंटलमैन्स गेम है, रॉयल गेम है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे माशरे में इनकलकेट हों। अच्छा जी, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने थोड़ी बात की थी टॉक्सिक लोगों के हवाले से, तो आपकी बहुत सारी ट्वीट्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई अक्सर ऐसे लोग बहुत करीबी होते हैं या इनके साथ हमने इतना अरसा गुजारा होता है, इनको कट ऑफ कैसे किया जाए। आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म में आप अपना जहनी सुकून, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, अपनी जिस्मानी सेहत की बात करें तो ऐसे लोगों के साथ रहने से वो डेफिनेटली अफेक्ट होती है। ये काफ़ी हद तक सेल्फिश लोग होते हैं जो कभी भी आपको हो सकता है ज़बान पे, आपके चेहरे पे आपको बहुत अच्छा मशवरा दें और आपको ऐसा बिलीव कराएं कि वो आपके लिए ही बात कर रहे हैं और आपके लिए दर्द रखते हैं, आपका एहसास रखते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। आप जितना जल्दी इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है इनके जहनों में, उतना ही आपके लिए आसान होगा मूव ऑन करना और अपने लिए बेहतर रास्ते तलाश करना। इसी सलाह के साथ जी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके मजीद भी कोई कमेंट्स एंड फीडबैक हो तो ज़रूर मुझे ट्वीट कीजिए। ट्विटर एड्रेस आपके सामने है @सिद्रा इकबाल। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मुख्तलिफ मौजू। आमतौर पे हम बात करते हैं जिस तरह के कुछ अरसे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान में इनेकाद किया गया द बिगेस्ट इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार, जिसको हम आइडियाज़ के नाम से जानते हैं। इस दफ़ा आइडियाज़ थोड़ी मुख्तलिफ इस तरह से थी क्योंकि ना सिर्फ उसमें हमारी फ़ौजी, बर्री और बहरी क़ुव्वत का, हमारी कैपेसिटी का हमने बहुत अच्छा शो केस किया, बल्कि साथ साथ इसकी साइड लाइन्स में जो हमेशा एग्जीबिशन होती है वो भी बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसी अगर हम सीरीज़ में देखें तो हमारी हर जो आर्म फोर्स है वो अपने आप में भी इनिशिएटिव्स लेती है। 2007 से हम देखते हैं कि अमन हैं, मेंटर्स हैं फ्रॉम द पाकिस्तान नेवी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि इस सीरीज़ का, अमन सीरीज़ का, क्योंकि इसकी टैग लाइन भी है टुगेदर फॉर पीस, और कई लोग ये सवाल करते हैं कि आर्म फोर्सेस टॉकिंग अबाउट पीस बट दिस इज़ रियली वेयर द क्रक्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इज़ कि पीस कीपिंग के लिए योर फोर्सेस आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट। तो इनके क्या रवाबित हैं, मुख्तलिफ ये जो 40 ममालिक से नेवल ऑफिसर्स हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आएंगे वो किस नीयत से आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में क्या कुछ होता है ये हम जानेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं जी कैप्टन गुलाम अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हसन ज़िया साहब, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर रुबाब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अगर गुलाम अकबर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, थोड़ी तो मैंने हिस्ट्री नाज़रीन को बताई है। अमन 2019 जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म ऑल अबाउट, और जब 40 ममालिक के नेवल अफसरान साथ बैठते हैं तो क्या आप लोग ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, ख़ित्ते की जोग्राफाई और ग्राउंड रियलिटीज़ का जिक्र होता है, व्हाट रियली गोज़ इनटू इट? Thank you very much.
आई थिंक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ज़रूरी है कि हम इसकी हिस्ट्री में ज़रूर जाएँ। आके पाकिस्तान नेवी ने ऐसा क्या ज़रूरी समझा कि इस लेवल की एक्सरसाइज का इनेकाद किया जाए। आई थिंक इसमें सबसे पहले हमें इंडियन ओशन रीजन यानी कि बहर हिंद का जो खिता है उसको देखने की ज़रूरत है। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो बहर हिंद है ये जो ग्लोबल इकॉनमी या मार्केट है उसमें एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से पूरी दुनिया को खलीज फारिस से तेल की रसद जारी है। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये जो खिता है ये मुख्तलिफ तरफ से मुख्तलिफ चोक पॉइंट्स भी फॉर्म करता है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जिसमें स्टेट ऑफ हुर्मज़ है, स्टेट ऑफ मलाका है, इसके अलावा बाबुल मंदब है। इसके अलावा ना सिर्फ तेल बल्कि जो हमारी अदरवाइज़ वर्ल्ड ट्रेड है वो भी काफ़ी ज़ोरों शोर से इस खिते में जारी है। जहाँ इंडियन ओशन एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर उन चैलेंजेस का जिक्र किया जाए तो उन चैलेंजेस में आपने जो लेटेस्ट ख़बरों का जिक्र भी बनता रहा वो इवेंट ऑफ पायरेसी था जो कि ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे सामने आए। फिर इसके अलावा ह्यूमन स्मगलिंग है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग है, गन रनिंग है, मैरीटाइम क्राइम है, इसके अलावा मैरीटाइम टेररिज्म भी इसका हिस्सा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स ने ये जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ थ्रेट्स का जिक्र किया या चैलेंजेस का जिक्र किया, इसका फ़ायदा उठाते हुए एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया। अब इस ख़तरे को कैसे निपटा जाए, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो जो इनफरादी ममालिक हैं इस खिते के वो इसको अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में टैकल करें, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ मेरा ख़्याल है ये कहना मुनासिब होगा कि इट इज़ वेरी ईजी टू मैस फोर्सेस, इट इज़ वेरी ईजी टू गैदर फोर्सेस इन अ क्विक फ्रेम ऑफ टाइम, बट इट विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट to develop trust. I think this is where Pakistan Navy took the driving seat in 2007 and Pakistan Navy thought it appropriate के region के अंदर initiative लेकर एक collaborative maritime security की तरफ चीज़ों को लेकर तरफ जाया जाए। इसमें 2007 में जैसे आपने बताया कि तकरीबन 23 ममालिक ने हिस्सा लिया और as we speak 2019 में ये तादाद 2040 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अंदर ऑल्दो कि इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री ये थी, इसमें जनरली मैं आपको बताता चलूँ कि दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक इसका हार्बर फेज़ है और एक इसका सी फेज़ है, जिसकी डिटेल्स आपसे हम शेयर कर सकते हैं जैसे आप मुनासिब समझें। सो यू से हार्बर फेज़, अगर आप इस पर हसन थोड़ी सी बात करना चाहें कि क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आएगी, सो दिस इज़ रियली द टाइम व्हेन इट्स बिल्डिंग अप टूवर्ड्स द अमन सीरीज़। तो क्या कुछ तैयारियां हैं एंड हाउ, क्योंकि ये 2 साल के बाद इवेंट होता है, तो पिछले इवेंट से अभी तक अमन सीरीज़ में और इस दफ़ा जो आप लोग कॉन्टेंट डिज़ाइन कर रहे हैं क्या तब्दीली आई है? सबसे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट के जो एक्सरसाइज है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। हार्बर फेज़ है और उसके बाद सी एक्टिविटीज़ हैं। जो हार्बर फेज़ है वो अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस एक्टिविटीज़ जो कि हम लोग पाकिस्तानी कल्चर एज वेल एज दी कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़ जो कि इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें वी सेट अप स्टॉल्स फॉर वेरियस कंट्रीज़ और अपने प्रोविंसेस के भी स्टॉल्स लगते हैं जिसमें कि अपने कल्चर को प्रमोट किया जाता है। जिस तरह कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू प्रमोट द पॉजिटिव इमेज रादर द ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होता है। एंड एट द एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है दैट इज़ द इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंसेस जो कि जिसका इनेकाद किया जाता है, जिसमें कि वेरियस टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो है वो जनरेट किए जाते हैं और एक कॉमन सेट ऑफ टेक्निकल इंटर ऑपरेटिबिलिटी के ऊपर जो है वो बात की जाती है ताकि we share a common understanding against in form of peace and prosperity को प्रमोट करने के लिए in the region। बिल्कुल। रुबाब, अगर आपको भी शामिल करना चाहूँ गुफ्तगू में, जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा है 40 कंट्रीज़ विल बी रिप्रेजेंटेड है,
तो आप क्या समझती हैं कि जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं ऐसे फोरम्स में विद अदर नेवल ऑफिसर्स, बिकॉज दिस इज़ अ जॉइंट एफर्ट फॉर इम्प्रूविंग आर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीस, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स की जाती हैं, उनका क्या इमेज होता है पाकिस्तान के हवाले से? बिकॉज पाकिस्तान के हवाले से जो हेडलाइंस इंटरनेशनल मीडिया पे जाती हैं वो तो काफ़ी तकलीफ दे भी होती हैं, तो डू यू थिंक द परसेप्शन चेंजेस वंस दे विजिट पाकिस्तान? Thank you, Sidra. Yes, perception changes. I would like to give you an example. Just couple of months ago, हमारे गोल्फ का एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, उसमें हमारे फॉरेन प्लेयर्स ने भी शिरकत की थी। उनके लिए जो कल्चरल शो हमने अरेंज किया था, दैट वाज मच अप्रिशिएटेड। इट गिव्स यू अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब बाहर से ममालिक से हमारे डिफरेंट कंट्री से ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनके डेलीगेट्स आते हैं, सो ये एक हमारे लिए एक ऐसा मौका होता है कि हम उनकी ऑफिसर्स के साथ, फीमेल ऑफिसर्स हैं, मेल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं। जब जो इंटरेक्शन करते हैं उसमें हमारी, जो आपसे सर हसन ने भी जिक्र किया कि उनके साथ जो टेबल टॉक्स होती हैं, जो उनके साथ हम बैठ के जॉइंट एक काम करते हैं, इट जस्ट लाइक अ होमवर्क बिफोर द सी फेस। तो सी फेस से पहले जो हार्बर फेस में आपके टेबल टॉक्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो डिस्कशंस आपको, आपकी ना सिर्फ एक्सपर्टीज़ आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, बल्कि आप उनको अपने कल्चर के साथ भी एक्वेंट कर रहे हैं, एंड यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम देम ऑल्सो। तो ये ग्रेजुअली ये चीज़ इतनी बेहतर तरीके से आगे गई है। लाइक पहले अगर मैं सिर्फ ख़वातीन की बात करूँ, ख़वातीन सिर्फ मेडिकल के शोबे में थी पाकिस्तान नेवी में, बट नाउ देर आर तमाम लोग एज वन एंटिटी काम करते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड वी आर ट्राइंग टू गिव अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान नेवी। कि अगर पाकिस्तान नेवी ने एक इनिशिएटिव लिया तो हम एज एंटिटी, एज पाकिस्तान नेवी अपने आप को रिप्रेजेंट करें और उसमें तमाम वो चीज़ें लेके आएं कि जो आप जेंडर बैलेंस क्या देखते हैं, यानी जो पार्टिसिपेटिंग डेलीगेशंस आते हैं उसमें, जैसा हम इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में, पाकिस्तान एयर फोर्स में ख़वातीन सर्व करती हैं, जो डेलीगेशंस आती हैं उसमें क्या रेशो होता है? डू यू सी वुमेन ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेड इन इंटरनेशनल डेलीगेशंस? बिल्कुल है। लाइक हम ऑस्ट्रेलियन कुछ ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम उनके साथ मिलते हैं, आपको पता है कि फोर्सेस की रेशो अगर हम ऑन द होल निकालें तो बहुत कम है, फिर इसमें फीमेल ऑफिसर्स की भी रेशो बहुत कम है। इट गिव्स यू प्रिविलेज कि ये एक प्रिविलेज है आपके लिए कि आप अपने नेवी के साथ आप काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और जब आप अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलते हैं कि जो बाहर के ममालिक में है, और जब यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी ये एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और सोर्स ऑफ जो कैन से इंस्पिरेशन भी है कि कहते हैं ना कि माइंड, आपका परसेप्शन चेंजिंग विजिट जो होता है, आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें मंसूब की जाती हैं पाकिस्तान के इमेज के साथ, कई सच कई झूठ हमारे साथ मिला के लगा दिए जाते हैं। तो जब आप आएँ और बाकायदा विजिट करें एंड यू सी हाउ डीपली एम्बेडेड आर वुमेन इन आर कल्चर, इन आर प्रोफेशनल लाइव्स, और उनको भी क्या क्या सहूलतें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं, दैट ट्रूली चेंजेस द इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारी गुफ्तगू अमन सीरीज़ के हवाले से जारी रहेगी। इट्स अ नेवल एक्सरसाइज दैट विल बी हैविंग मोर देन 40 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट, और पाकिस्तान नेवी इसका इनेकाद कर रही है। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में एक्सपेक्ट की जा रही हैं डेलीगेशंस। इसके बारे में और नेवी की एज अ फोर्स क्या खिदमात रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और जिस तरह के हम बात कर रहे थे ऑफलाइन भी कि अक्सर जब हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की तो हमें बड़ा एक क्लैरिटी भी होता है, एक हमारा जुनून भी है। हम बात करते हैं कि जी अफवाज ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरह के ऑपरेशंस नॉर्दर्न एरियाज़ में हुए, हर मुश्किल वक्त में इंसानी मदद की बात हो, अभी हाल ही में स्नोफॉल में लोग फंस गए तो जी किस तरह पाक अफवाज उसमें अपना हिस्सा है, उनसे किस तरह निबर्द आजमा हुआ जाए, तो कोलैबोरेटिवली काम कैसे किया जाए। पाकिस्तान नेवी हैज़ बिन होस्टिंग द अमन series of workshops and coming together since 2007. अब 2019 में भी हम वेलकम करने वाले हैं जनाब 40 से ज़्यादा ममालिक की बहरी अफवाज ऑफिसर्स को, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हाउ डू यू सी द रोल ऑफ वॉर एंड पीस कीपिंग चेंजिंग। गुलाम अकबर साहब, अगर आपसे मैं ये बात करूँ कि लोग अक्सर, जैसे आपने सी ब्लाइंडनेस का भी जिक्र किया, यू कमांड शिप कॉल असलत जो कि एक स्वॉर्ड शिप की सीरीज़ का हिस्सा है और इसने अभी एक ओवरसीज डिप्लॉयमेंट भी ख़त्म की, इट्स द लास्ट वन ऑफ दैट सीरीज़। कुछ उसके बारे में भी बताइएगा एंड हाउ व्हेन यू सर्व दीज डिप्लॉयमेंट्स, तो क्या वो स्किल्स होती हैं जो मज़ीद होन हो के, ग्रूम हो के आप लोग वापस आते हैं? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और
ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट पाक बहरिया के जहाज़ों के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के तौर पे सामने आती हैं। उसकी वजह यह है कि जो नेवल डिप्लोमेसी है वो एक ऐसा टूल है जो गवर्नमेंट्स अपने मकासद को, अपने जो हमारे इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारे ओपिनियंस हैं, कभी कभी इसको ये भी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री डिप्लोमेटिक आइसोलेटेड नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक वक्त था कि जब रशिया जो है पाकिस्तानी बहरिया के शिप्स नहीं जाते थे, उस वक्त शायद डिप्लोमेटिकली इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज हमारी नहीं थी। आपने जो OSD का जिक्र किया, मैं आपको बताता चलूँ कि इस OSD में वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम अकबा जॉर्डन के बाद हम स्विस कैनाल से होते हुए अल्जीरिया गए। दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट एवर विजिट दैट पाकिस्तान नेवी शिप had paid to Algeria. Algeria is a big Muslim country and a lot of potential both in terms of economic as well as the military. Algeria के बाद we shaped our course towards Portsmouth, England. UK चूँकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी बहरिया ने जन्म ही रॉयल नेवी से लिया है, तो हमारे लिए उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये भी काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान नेवी का विज़िट था जो कि UK में हुआ। इसके बाद हम आई थिंक वी मेड अ हिस्ट्री वेयर बाय वी एंटर्ड इनटू बाल्टिक्स। इससे पहले आज तक पाक बहरिया का कोई जहाज़ बाल्टिक्स में नहीं गया। देन ऑल द वे थ्रू बाल्टिक्स वी वेंट अप टिल सेंट पीटरबर्ग, जो कि एक रशियन पोर्ट है और इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। मैं ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ पर रशियंस एनुअल नेवी डे परेड का इनेकाद हुआ और उसमें पाकिस्तान नेवी का शिप एक वाहिद शिप था जिसने पूरी दुनिया से एक डिस्टिंक्शन है कि हमने उसमें हिस्सा लिया और वी वर पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। और पाकिस्तान नेवी शिप असलत का विज़िट इस नैरेटिव को मुकम्मल तौर पे इसकी नफ़ी कर रहा था और हमने जो हमारा एक व्यू पॉइंट है, जो हमारा एक पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज है, उसको बढ़ाने में काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया। और इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि हाल ही तो नहीं, अब इसको भी कुछ सालों का अरसा हो गया कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में इजाफा किया गया। ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसाल और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ऑफ द नेवल डिप्लोमेसी। इसके बारे में अगर हसन आप लोग कुछ हमें बताना चाहें। बिल्कुल, मैं इसके बारे में भी और इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवी का किरदार है नेशन बिल्डिंग के एस्पेक्ट से और कैपेसिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट से, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा। जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वी आर वेरी लकी और पाकिस्तान नेवी टुक दिस इनिशिएटिव और इसके बाद वी हैव बीन एबल टू एक्सटेंड हमारी कोस्ट जो थी वो पहले 200 नॉटिकल माइल्स तक। मिनरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है विद रिस्पेक्ट टू दी फिशिंग जिसको कि हम लोग वहाँ से टैप कर सकते हैं। ये इन सम्स ऑफ बिलियंस ऑफ US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान को टैप करवाने में कारआमद हो सकता है और दिस वाज एन इनिशिएटिव दैट वाज टेकन बाय पाकिस्तान नेवी। वंडर्स, जिस तरह हम कराची की बात करते हैं या पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान की 10% की आबादी कराची शहर में रिहाइश पजीर है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो ऑब्वियसली उनके लिए हाउसिंग, उनके लिए और चीज़ों की देखभाल करने की ज़रूरत होती है। वन ऑफ द की इशूज़ जो हमने रीसेंट पास में अभी देखे हैं, लोगों का कहना ये है कि पता नहीं कितने 15-16 साल से इन द लास्ट ईयर there is unfiltered, unprocessed sewage water that we have been dumping into the sea. तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी बिकॉज डायरेक्टली ये आपके काम को, हमारी फोर्सेस को और हमारी ज़िंदगियों को अफेक्ट करता है। उस पर व्हाट इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ पाकिस्तान नेवी एंड व्हाट इज़ बीइंग डन अबाउट इट? इसमें भी पाकिस्तान नेवी हैज़ टेकन इनिशिएटिव, ऑल्दो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके अपने रोल्स एंड टास्क हैं, बट पाकिस्तान नेवी बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैरीटाइम अफेयर्स, पाकिस्तान नेवी इज़ कंडक्टिंग अ सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज जिसमें कि बाराकूडा के नाम से एक एक्सरसाइज होती हैं, 6 अब तक हो चुकी हैं, जिसमें कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जो है पाकिस्तान नेवी वो साहिल की सफाई सुथराई की एक मशक करती है और बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ के वी हैव क्लीन वाटर्स
और पोल्यूटेड वाटर के अगेंस्ट किस तरीके से हम अपने आप को या साहिल को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन इनिशिएटिव जो पाकिस्तान नेवी अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन जैसे आप लोगों की स्टडीज़ रहती हैं गुलाम अकबर साहब, व्हेन यू हैव नोटिस्ड how have we deteriorated the quality of sea water and our environment in the last say 2 decades? क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है, फिर आप लोगों की जैसे ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट भी होती है, how are people actually waking up to the challenge? आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज। हम जो ऑफेयर बात कर रहे थे सी ब्लाइंडनेस की, अब उसकी ज़िद में वर्ड वुड बी मैरीटाइम अवेयरनेस। मैरीटाइम अवेयरनेस अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कुछ कम है। दैट्स व्हाई नेवी हैज़ एम्बार्क्ड ऑन टू दिस प्रोजेक्ट। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का एक विजन है जिसके अंदर वो उन्होंने इसको बड़ा फोर्सफुली गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है कि जो मैरीटाइम अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए। अब उसके अंदर एक जिस तरफ आपने इशारा किया है पोल्यूशन, जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो की है पाकिस्तान की, और कराची आपको पता है हब ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, रॉ मटेरियल सबसे पहले कराची में आते हैं और हमारे सनतकारों की भी ख्वाहिश होती है कि जितनी इंडस्ट्री है वो जहाँ रॉ मटेरियल आ रहा है वहीं पे लगाई जाए। उस वजह से जो पोल्यूशन स्पेशली कराची हार्बर और इसके मुल्का इलाकों में बहुत ज़्यादा बड़ी है जी। इसको भी नेवी ने कुछ अपने लेवल पे और कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे उस पर इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो नेवी खुद इनिशिएटिव ले सकती है उसमें मैंग्रोव प्लांटेशन है और एक मैसिव मैंग्रोव प्लांटेशन जो कराची के और इसके अलावा कोस्टल एरियाज़ के अंदर की है। इसके अलावा एक जो इनिशिएटिव चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने लिया है वो मैरीटाइम वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम है। ये बिल्कुल फील्ड वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह मैरीटाइम अफेयर्स या मैरीटाइम का जो एरिना है उसके अंदर जो वर्क्स हैं उसको देखेगी, ताकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो ऑफ शोर है या इन कोस्टल एरियाज में है उसको बहुत एक मुनासिब तरीके से these are the opportunities which are available। लेकिन कुछ जो पाकिस्तान की समंदर, पाकिस्तान के साहिली इलाकों, समंदरी हुदूद से रिलेटेड हम न्यूज़ सुनते रहते हैं। हमने सोचा कि हाँ आज हमारे पास मौका भी है तो हम अपने मेहमानों से डिस्कस करें। आम तौर पे ये भी देखा गया है जब पाकिस्तान भारत की बात की जाती है तो फिशरमैन कम्यूनिटी का अक्सर जिक्र आता है कि वो अरेस्ट हो जाते हैं। फिर हाल ही में जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान में इलीगल ये जो मनी ट्रांसफ़र्स होते हैं, हुंडी, या फिर लोगों ने कहा कि जी लॉन्चेस में भर भर के भी एट टाइम्स डॉलर्स और पैसे जाते हैं। और हमने देखा कि इसके लिए भी बहुत ही कामयाब ऑपरेशंस किए गए वाया द पाकिस्तान नेवी टू स्टॉप दीज लीकेजेस। इस पर हम बात करेंगे। फिर अभी जिक्र हो रहा था नारकोटिक्स का, अनफॉर्चुनेट बात है और इस पर हमने एक पूरा शो भी डिज़ाइन किया है कि कराची में कहा जाता है कि ड्रग्स का, नारकोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सो ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स फॉर टुडे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वी वर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफलाइन डिस्कशन। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि हमारी ऑनलाइन गुफ्तगू से ज़्यादा ऑफलाइन डिस्कशन बड़ी मज़ेदार हो जाती है। अच्छा जी, जाने से पहले हम कुछ इश्यूज़ पे बात कर रहे थे। खुसूसन हमने कहा कि जो फिशरमैन कम्यूनिटी है, जब भी आप देखें कोई बड़ा दिन आता है, क्रिसमस होती है, ईद का मौका होता है, न्यू ईयर होता है, तो हम कहते हैं कि इनको रिहा किया जाता है, इनकी सज़ाएँ माफ़ की जाती हैं। बट द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑफन क्वेश्चन कि ये बेचारे गरीब फिशरमैन ये क्यों भटक जाते हैं, क्यों समंदरी हुदूद लांग लेते हैं, हमारे इलाके में आ जाते हैं, हमारे बेचारे मछेरे वहाँ चले जाते हैं, ये क्लैरिटी क्यों नहीं होती? ये मैं हमेशा से जानना चाहती थी। आई थॉट कि आई पुट दैट क्वेश्चन अक्रॉस टू यू गुलाम साहब। थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना fairly you have an idea once you're traveling on the road, you do not have that idea while, and especially जब हमारी जो फिशरमैन कम्युनिटी है ना, तो इनके पास उस तरह का इक्विपमेंट और ना ही उनके पास इस तरह की चीज़ें हैं कि वो मेक आउट कर सकें कि दे आर ऑन दिस पार्ट ऑफ द बॉर्डर और द अदर पार्ट ऑफ द बॉर्डर। और जो अगर मैं पहले वाले पॉइंट्स इसको कनेक्ट करूँ कि जैसे जैसे पोल्यूशन और चीज़ें बढ़ी हैं, टू कैच देयर डेली कैच, अब उनको और डीपर जाना पड़ रहा है बिकॉज साहिल समंदर के पास तो वो मखलूक सारी ख़त्म हो गई, हम खा पी चुके हैं उसको। जी बिल्कुल। और आई थिंक जो हमारा इंडस डेल्टा का आपने यहाँ पे जिक्र किया, और एक बड़ा ही मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की वाक़या है कि एक बड़ा ही कामयाब ऑपरेशन करके 500 या 5000 केजीज़ हशीश जा रही थी जिसको रोका गया और उसको निकाला गया वहाँ से। एंड इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। कुडोज टू योर टीम एंड द पीपल इन्वॉल्व विद दैट। लेकिन ये इंटेलिजेंस आई थी या
कैसे आप लोगों को पता चला था? दोनों तरीकों से ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंटेल बेस्ड भी हैं और देन बाय वर्चू दैट यू आर पेट्रोलिंग योर एरियाज 24/7 देन यू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। जिस कैच के बारे में आप बात कर रही हैं, इट वाज प्योरली पेट्रोलिंग सक्सेस दैट वी वर एबल टू detect a fishing dhow that was carrying about 5,000 kg of hashish, and it was एक यमन में इनका एक ऑफलोडिंग पॉइंट होता है और फिर नीचे अफ्रीका में तंजानिया वगैरह यहाँ पे ये ऑफलोड करते हैं। दिस पर्टिकुलर वाज फॉर द सदर्न यमन। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपने जिक्र किया, उसमें आप देखते हैं कि कुछ कमी ज़्यादती आई है, बिकॉज हाल ही में मेरे ख्याल में एक प्ले भी इसी हवाले से बना कि जो कंटेनर्स के साथ पीपल ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर, उसमें भी आप कहते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का ही इसमें काम होता है या नेवी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इसमें? इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी का अपना हिस्सा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाँ उनकी हदूद ख़त्म होती हैं उससे आगे फिर नेवी टेक ऑन करती है। जनरली जो रूट बनता है वो इनिशियल रूट लैंड का है, यानी कि वाया ईरान, टर्की। आफ्टर दे रीच टर्की देन दे यूज़ द सी। जो हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यानी दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस पर अक्सर बात की जाती है कि वो जो आप मेडिटेरेनियन बेल्ट देखते हैं वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, बिकॉज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एफर्ट्स होती हैं या लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं और उसमें से अक्सर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये तो अभी हमने हाल ही में भी देखा, आपका भी इस पर जिक्र चाहूँगी कि जहाँ कोलैबोरेशन की, कमिंग बैक टू अमन वंस अगैन, आई वाज नोटिसिंग ऑन रेडियो पे वो बार बार कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी कहता है कि समंदरी हुदूद से अगर लोग आ रहे हैं उसका कोई हल नहीं है, आपको कैद भी होगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एंड वी डू नॉट अलाउ इट। तो यानी जहन में यही बात आई कि ये इतने अगर बुलंद तरीके से कहने की ज़रूरत पड़ी है, इसको स्ट्रेस देने की ज़रूरत पड़ी है, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग अप दैट रूट और यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी नॉलेज क्या है कि पाकिस्तानी ट्राई टू टेक दैट रूट या व्हाट हैपेंस? बिल्कुल, रूट्स जैसे मैंने आपसे कहा कि एक रूट तो मैंने आपसे शेयर किया थ्रू वाया ईरान, टर्की एंड इनटू ग्रीस एंड देन इनटू द यूरोप। जो जनरली रूट ऑस्ट्रेलिया वाला है वो इंडोनेशिया और मलेशिया इस तरफ से लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद वो ओशन को इस्तेमाल करते हैं एज अ फाइनल पुश इनटू द ऑस्ट्रेलिया। इसमें जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया था कि एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है। एक मुल्क अकेले इस मैनेज को टैकल नहीं कर सकता और यहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है इस तरह के फोरम्स की, जैसे अमन है। अमन चूँकि फोकस करता है नॉर्थ अरेबियन सी और वेस्टर्न IUR को, इंडियन ओशन रीजन को, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान नेवी की ये जो कोशिश है या ड्राइविंग सीट में आना है, ये पाकिस्तान की खित्ते में अहमियत और हमारा जो एक असर्टिवनेस है कि हम वी वांट टू बी seen as a peace loving as well as a country that contributes। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, रबाब आप क्या कहेंगी, क्या एक तो नंबर 1 कि ये 40 से ज़्यादा ममालिक में क्या भारत भी शामिल है और कैसा लगता है ऐसे फोरम्स में भारतीय ऑफिसर्स या भारतीय फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करके, क्योंकि हम जैसे एक तो रिवायती हरीफ भी उनको मानते हैं, जब आपकी वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं तो यूर ऑल्सो डूइंग इट विद द माइंडसेट कि ओके एनिमी शिप, सो व्हेन यू मीट देम, क्या उस वक्त यानी हाउ डू यू डील विद देम इन योर माइंड, द परसेप्शंस, हाउ इज दैट इंटरेक्शन एक्चुअली आउटप्लेइंग? मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। being in command of Aslat, it has happened many a times that we have not only interacted with the Indians out at sea but also in the ports and under various और भी बहुत सी exercises हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, it is always a very professional interaction। उसमें जज्बात या उसका इज़हार बहुत कम है। इट इज़ ऑलवेज अ वेरी प्रोफेशनल इंटरेक्शन एंड जिसमें हम they are doing their job and you're doing your job। और उसमें कई, जैसे आपने खुद कहा कि कई मेनेसेस ऐसे हैं, जैसे अगर हम ड्रग्स की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, मनी स्मगलिंग की बात करें, ये तो मेरे ख्याल में सांझे चैलेंजेस हैं, इनका तो कोलैबोरेशन के जरिए ही आप हल निकाल पाएंगे। Although India is not part as we speak of the Aman series, but there are other for us like IONS, Indian Ocean Naval Symposium, जिसमें पाकिस्तान भी शिरकत करता है और इसको ऑर्गेनाइज इंडिया करता है।
अभी एज वी स्पीक इन द प्रेजेंट प्रोबेबली हमारी एज सच कोई ऐसी कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेज नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है वो इसी तरह उनकी बॉर्डर जो उनकी इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। दे मीट एनुअली एंड दे हैव मैकेनिज्म्स इन प्लेस वेयर बाय ये जो फिशरमैन जेन्युइनली भटक कर आ जाते हैं उनको वार्न करना या आपस में नोट्स एक्सचेंज करना, या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो जिसमें किसी किस्म का गलती से भी कोई नुकसान पहुंचने का cordial working relationship can work through it। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब, हसन एंड रुबा फॉर बीइंग हियर विद अस। और थी ये हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान नेवी के नाम और इनकी अपकमिंग अमन 2019 के एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप के हवाले से, जिसमें हमने आपको बताया कि हार्बर फेज़ भी है, सी फेज़ भी है, 40 से ज़्यादा ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में इश्तराक का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जो लेटेस्ट है इन द वॉर टेक्नोलॉजी, इन पीस कीपिंग और इसके अलावा भी बहुत अहम सब्जेक्ट्स जो मेरे ख्याल में सबके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। आपकी कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा। ट्विटर का एड्रेस मैं खुद ही बता देती हूँ @सिद्रा इकबाल। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।